हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी वर्कमैन का मॉक टेस्ट नंबर 5 करेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ना लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, उससे पहले मैंने लास्ट मॉक टेस्ट में आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों के यातायात और जबरन श्रम का निषेध से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो इसका राइट आंसर, सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 23, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, और आज का पहला क्वेश्चन है गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है इस सवाल को। तो जो भारत का बिस्मार्क कहे जाते हैं, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, और गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, इन्हीं के उस पर वेयर इज बाराबाती स्टेडियम लोकेटेड। पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर, कटक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम पूछा हुआ सवाल है ये। तो इसका जो राइट आंसर है, जो बाराबाती स्टेडियम है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के कैपिटल भी नहीं है, उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट है कटक, वहां पर स्थित है ये, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को फलों की डालियां कहा जाता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया गोज टू द फ्रूट ब्रांच। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड, जो फलों की डालियां कहा जाता है वो कहा जाता है जम्मू और कश्मीर को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और जम्मू कश्मीर में ही एक हमारी वूलर झील है, जो सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी झील है भारत की, जिसका नाम है वूलर झील। और जम्मू कश्मीर में ही चेनाब रिवर पर सबसे बड़ा रेलवे पुल भी बनाया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट द चीफ विजिलेंस कमिश्नर। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे भी जो मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट होते हैं, बड़े अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आपको होमवर्क में मुझे ये बताना है कि जो प्रेजेंट में चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, यानी वर्तमान में जो मुख्य सतर्क आयुक्त हैं वो कौन है, उनका नाम आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है ना। तो कौन थे, लियाकत अली खान, जॉन मथाई, सत्यनारायण सिन्हा या आर के शनमुखम शेट्टी। तो ऑप्शन बी में जो जॉन मथाई दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये पहले कौन थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले ये रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यहाँ पूछा गया हमसे फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे आर के शनमुखम शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। इन विच स्टेट इज डांडिया सेलिब्रेटेड विद गैटी। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी या यूपी। तो सब जानते हैं डांडिया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो हल्का पीला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, नारंगी दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ज़्यादा तो अलग फॉर्मेट पूछा जाता है। इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे, वहाँ से आप आकाश को देखेंगे तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा। तो अंतरिक्ष से आपको आकाश का रंग काला ही दिखाई देगा। तो वही उन्होंने थोड़ा घुमा के उन्होंने पूछ लिया, तो तब भी आप आंसर काला ही लगाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक। जब भी स्पेस की बात करेगा, वहाँ से हम किसी चीज़ को देखेंगे हमें ब्लैक ही दिखाई देगा, सिवाय अर्थ को छोड़ के। अर्थ हमें ब्लू दिखाई देती है वहाँ से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, यहाँ से आपके लिए एक पहले तो होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है, ठीक है ना। अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, यहाँ पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो इसका आंसर आप तो देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका जो आर्टिकल है, 3 तरह के आर्टिकल होते हैं हमारे जिसमें आपातकाल की बात करी गई है। तो एक तो आर्टिकल हमारा यही हो गया 352, इसका तो राइट आंसर हो गया हमारा, एक मिनट, 352 अनुच्छेद नंबर 352, यह आर्टिकल 352। इसमें क्या होता है, हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा आर्टिकल होता है 356, यानी कौन सा, 356। इसमें क्या होता है, ये आपने सुना भी होगा, जब किसी राज्य में
वहाँ का जो सरकारी तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगा दी जाए और सारी पावर गवर्नर के हाथों चली जाती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति शासन करता है, वहाँ का जो गवर्नर होता है सारी पावर वहाँ के राज्यपाल के हाथों चली जाती है, ठीक है ना। 356 होता है, ये भी राष्ट्रपति लगाता है। और एक होता है हमारा आर्टिकल नंबर 360 जो कि बहुत ही डेंजरस है, यह है वित्तीय, ठीक है ना। और अच्छी बातें नहीं लगा कर जिस दिन लग जाएगा ना वो दिन तो और मारा मारी हो जाएगी हमारे देश के अंदर, समझ लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं सीबीआई की ये तो बहुत ही रेपुटेड संस्था है भारत की। जब भी भारत में कुछ होता है या कहीं भी कुछ क्राइम होता है तो हर बंदा सीबीआई की ही मांग करता है भैया, क्योंकि सीबीआई पे भरोसा है हमको। ये बहुत बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी है और इस पर हर किसी को भरोसा होता है, ठीक है ना। हर कोई इसलिए कहता है कि हमें सीबीआई की जांच हमको चाहिए, ठीक है ना। तो अभी जो उसके नए डायरेक्टर बनाए गए हैं वो बनाए गए सुबोध जायसवाल। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुबोध जायसवाल। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाए। अब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, टडोवा राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी नेशनल पार्क है और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये दिया हुआ है आपको मैच करना है। तो यहाँ से कोई 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। इसमें से 2 नेशनल पार्क मैंने आपको पढ़ा भी रखे हैं। तो आप सबको पता होगा सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में बड़ा फेमस है, यहाँ बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरबन तो डी मेरे 2 आएगा। पहले आप उसको ऐसे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो पहले जो आपको आता है ना उसको एलिमिनेट आप कर लीजिए हमेशा। तो सुंदरबन आपको पता है पश्चिम बंगाल में, तो डी मेरे 2 आएगा। अब देखिए डी में 2 वाला ऑप्शन एक ही है, थर्ड ऑप्शन है, ये आपको दिया हुआ है। ये कितने बार एक ही ऑप्शन से आपके आंसर हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड कैसे होगा, अब देखिए सिमलीपाल मैंने आपको पढ़ाया, सिमलीपाल कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, तो सिमलीपाल आएगा उड़ीसा में। सुंदरबन आएगा पश्चिम बंगाल में। टडोबा कहाँ आएगा, टडोबा आएगा महाराष्ट्र में, टडोबा महाराष्ट्र में है। और गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। तो ये इसका मैच होगा, तो हो गया, ठीक है। डी में 2 ऑप्शन एक ही था कि सुंदरबन हमको पता है पश्चिम बंगाल में, यहाँ बंगाल टाइगर पाया जाता है और मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं यहाँ पे, इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। और सबसे बड़ा डेल्टा भी है विश्व का, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन है 189 64 25 216। तो 2 क्वेश्चन मार्क दिए 2 का क्यूब 8, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का क्यूब 64, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का क्यूब 216। तो अगला बार क्या आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और आएगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 49 आएगा और 512 आएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी पहले का स्क्वायर, फिर दूसरा जो नंबर है उसको क्यूब किया गया, फिर तीसरे का पहले स्क्वायर कर रहे हैं फिर क्यूब कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यूब, ये हमने करा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सैनिक रेजिमेंट खिलाड़ी। तो आप सब जानते हैं सैनिक का रेजिमेंट समझ रहे हैं, सैनिक का जो पूरा ग्रुप होता है जहाँ पूरे टुकड़ियाँ उनकी बनी होती है, टुकड़ियाँ जैसे ज़्यादा टुकड़ियों बोला जाता है, तो रेजिमेंट होती है, ठीक है ना। बहुत सारे रेजिमेंट होती है, जैसे हमारे कुमाऊं रेजिमेंट को, उत्तराखंड के हमारे कुमाऊं रेजिमेंट है, ठीक है ना। गढ़वाल रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट होता है, बहुत सारे रेजिमेंट होती हैं, ठीक है ना। तो सैनिक का जो संबंध होता है रेजिमेंट्स वाले, यानी सैनिक का जो पूरा ग्रुप है वो एक रेजिमेंट के रूप में कहलाता है, जहाँ उनका पूरा ग्रुप कहलाता है। तो खिलाड़ियों का जो पूरा ग्रुप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम टीम बोलते हैं, एक टीम ही तो हुआ। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी खिलाड़ियों के समूह को हम टीम बोलते हैं, जिस तरह सैनिकों के एक पूरे समूह को हम रेजिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन हो जाता है, इनको ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, हाइट 13 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आप सबको पता होगा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जब भी आपको इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे ना, ये तो बहुत ईजी सवाल है, हालांकि अच्छे अच्छे एग्जामों में बहुत अच्छे अच्छे लेवल सवाल है यहाँ ट्राइंगल से पूछे जाते हैं। ये तो बहुत बेसिक सवाल है ट्राइंगल का, क्योंकि आपके बेसिक ही सवाल आपके एग्जाम में आने राइट। ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस और क्या होता है हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा लंब, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो हम वो फॉरवर्ड रखेंगे 1/2, आधार कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी 13 सेंटीमीटर। तो 2 पंजे 10 कट जाएगा और 13 पंजे 65, यानी 65। और एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये।
सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, याद रखना है, ठीक है ना। अगर क्यूब कर देंगे तो आयतन हो जाता है। तो यहाँ फिलहाल थोड़ा ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा नहीं गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर उसको कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 65 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही होता है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमने काटा पिटी करा और हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी का औसत वजन 45 kg है, यानी 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है और बी और सी का 43 किलोग्राम है, तो बी का वजन क्या होगा। तो कहीं ना कहीं उस टाइप का सवाल नहीं लग रहा है, जैसे मैंने आपको अभी टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, उसमें ए प्लस बी प्लस सी इतने दिनों कर लेते हैं, ए प्लस बी इतने दिनों कर लेते हैं, बी प्लस सी इतने दिनों, तो ए अकेले कितने दिनों करेगा। लेकिन ये तो यहाँ फिलहाल एवरेज का फंडा, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, यहाँ अलग चीज़ चलती है यहाँ पे। तो सवाल क्या कह रहा है, ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो योग कितना हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना होगा, 45 कितने का है, 3 का है, तो कितना होगा, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगाए 3 चौके 12 और 13, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल वेट 135 किलोग्राम है। और एवरेज आप जानते क्या होता है, सब बराबर बट्टा, यानी तीनों में 45-45 किलोग्राम बटा होगा, तभी तो तीनों का योग हमारा 135 किलोग्राम आ गया। फिर क्या कह रहा है, ए और बी का हमको दे रखा है, फिर ए और बी का दे रखा है 4, बी और सी का कितना दे रखा है हमको, कहाँ गया 43, ये कितने का है, ये भी 2 लोगों का है, तो कितना हो जाएगा 43 गुना कितना होता है, 2 3 6 2 चौके 8, 86 किलोग्राम। ये हमको पता लग गया। अब ये बताइए, हमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको पता है 135 है, ए प्लस बी की वैल्यू हमको पता है 80 है, बी प्लस सी की पता है 86 है, तो हम यहाँ से ए बी सी का अलग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर बी प्लस सी की जगह हम 86 रख देंगे तो ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। और ए प्लस बी की जगह अगर हम 80 रख दें और 135 से माइनस करते तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब ए और सी की जब वैल्यू मिल जाएगी तो बी की वैल्यू हमको अपना मिल जाएगी, क्योंकि हमको बी का पूछा गया है, तो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की जगह पहले हम ए प्लस बी रखते हैं, तो ए प्लस बी की जगह इस समीकरण से हम करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो पहला समीकरण है, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको हम इससे हम सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन। तो ए प्लस बी की जगह हम 80 रखेंगे, यानी इसकी जगह हम 80 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 में से 80 जाएगा कितना बचेगा, तो 20 इधर बचेगा, 35 उधर बचेगा, 55 किलोग्राम बचेगा। तो सी का मान आ गया 55। और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 86, तो बी प्लस सी की जगह हम 86 रखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 135 में से 86 घटाएंगे, कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 12, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 49। तो 55 49 ए प्लस सी कर लेते हो, तो बी का मान हमको ऐसे पता लग जाएगा। तो ए प्लस सी कितना हो रहा है हमारा, इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो 9 5 हो जाएगा हमारा 14, हासिल लगा 1, तो हो जाएगा 5 5 10 104, यानी ए और सी का जो टोटल वेट है वो 104 किलोग्राम है। हमसे पूछा किसका, बी का, तो ए और सी का जो वैल्यू हमने पता लग गया 104 है, तो बी का मान निकाल सकते हैं। बी का मान कैसे निकलेगा, 135 104 हम घटा देंगे, तो सी बी का मान कितना होगा, 135 टोटल था और 104 ए प्लस सी का था, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 31 kg। जिनको समझ में नहीं आएगा दोबारा वीडियो को देख लेना यहाँ से रिवाइंड करके, ठीक है ना, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप फॉरवर्ड और रिवाइंड आप कर सकते हैं वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। अच्छा, दूसरा छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, न्यूनतम अंकों 30 अंक अधिक लाया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक मतलब क्या हुआ, टोटल मार्क्स का पेपर, कितने नंबर का पूरा पेपर था, यानी यही होगा। इन वन टेस्ट स्टूडेंट स्कोर 20 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 60 मार्क्स। Another student who scored 38% marks got 30 marks more than the minimum marks. Find the score. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि रेलवे ग्रुप डी में, मतलब जो भी 10th लेवल एग्जाम होते हैं, एसएससी एमटीएस में, जितने भी छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, सब में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ईजी सवाल होते हैं। कैसे क्या था अब समझाता हूँ, देखो मैं आपको क्या कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त किए तो 60 अंकों से फेल हो गया। पहला स्टेटमेंट हमसे यही कह रहा है, यानी अगर उसने 20% अंक तो उसको मिले हैं, कितने अंकों से फेल हुआ, 60 अंकों से, यानी अगर उसको 60 नंबर और मिल गए होते इस परसेंटेज में तो पास हो जाता ना, यानी प्लस 60 हम कर देंगे तो वो टोटल पासिंग मार्क्स हमारा निकल जाएगा। प्लस 60 हमने क्यों करा, ये प्लस हम क्यों कर रहे हैं, बराबर प्लस हमने इसलिए किया है कि 60 अंकों से फेल हो रहा है ना, यानी कम थे। अगर उतने नंबर उसको और मिल जाते, सपोज डेट आपको पता है कि 500 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर पर फर्स्ट डिवीजन होता है, 60% में फर्स्ट डिवीजन होता है 60% पे, ठीक है। यानी अगर आपको 295 नंबर मिले हैं
जो कि 60% से कितने नंबर कम है, 59% नंबर हुआ आपके, 1% कम है। 1% कम क्यों है, क्योंकि आपके 5 नंबर आपके कम आए हैं। अगर वो 5 नंबर आपको मिल जाते तो आपका रिजल्ट में 5 डिवीजन लिखा हुआ आ जाता ना। तो वही फंडा यहाँ पे भी है। इसको आप रियल लाइफ से रिलेट करिए। रियल लाइफ है मैथमेटिक्स हमेशा रियल लाइफ से रिलेट किया कीजिए अपने। दूसरे स्टेट में क्या करें, दूसरा छात्र, अब एक दूसरा छात्र है, उसे 38% नंबर मिले हैं, 38% मार्क्स इसको मिले हैं, जो कि न्यूनतम अंकों 30 अंक ज़्यादा हैं, यानी जो मिनिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स रहे होंगे उससे भी 30 नंबर ज़्यादा लेके आया है ये। तो अगर इसको माइनस कर देंगे तो यानी टोटल पासिंग मार्क्स यहाँ भी निकल आएगा। पासिंग मार्क्स पहले का, पासिंग मार्क्स दूसरे का हमने इक्वल कर दिया हमने। अब क्या करें, परसेंट इतना हम कर लेंगे तो 38-20 इधर आएगा, कितना बचेगा, इधर बचेगा 18%, और 60 और 30 इधर आएगा तो कितना जाएगा 90। तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते, 1% की वैल्यू निकल आएगी। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5। कैसे हुआ, 18 पंजे 90, 1% वाला 5 आ गया। हमको निकालना कितना था, 100% की वैल्यू हमको निकालनी थी कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर था। तो 100% बराबर क्या होगा, जब इसका हमने 100 गुना कर दिया तो कभी 100 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 500। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया हुआ देखिए, ऑप्शन नंबर बी 500। यानी वो जो पेपर था टोटल 500 नंबर का पेपर था। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा कैसे हमने करा सवाल को। नहीं आया तो वही है, दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यही हमसे पूछा गया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके और भी टाइप के सवाल बनते हैं, उनको जरूर प्रैक्टिस आप कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप रियल में जॉब के प्रति सीरियस हैं और जॉब क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड यहाँ तो हमारे टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जानते हैं ना, जो ग्रीनविच लाइन जाती है, जहाँ से हमारा पूरा टाइम आता है, जीएमटी का टाइम चलता है सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज पैरेलल टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो कौन सी है, पनामा जल संधि है, सुएज है, डोवर है या बेरिंग है। तो इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, और जो बीच बीच में मैंने सवाल पूछा उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। जो लोग चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसकी पीडीएफ मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप पहली बार हैं तो हमारी और भी प्रीवियस वीडियो है उनको भी जाके देख लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।